पीपीटी से सभी कुछ हो रहा है। बताइए क्या होता है सोशल एक्शन। व्हाट इज सोशल एक्शन that we have discussed in the last class about the community organization? हम्म, देखिए कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस होता है वो लोकल एक्शन पे होता है। लोकल एक्शन से मतलब यहाँ पर है कि जो सोशल वर्कर है वो कोशिश करते हैं कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला जाए, प्रोवाइड कॉमन प्लेटफॉर्म, उनको इकट्ठा करना, ब्रिंग पीपल टुगेदर। ओके, ताकि उनकी जो भी कॉमन प्रॉब्लम है, जो कॉमन समस्याएं हैं, उनको वो एड्रेस कर पाए एज ए ग्रुप। ओके, जैसे कि मान लीजिए किसी गांव के अंदर पानी की सुविधा नहीं है, वाटर फैसिलिटी नहीं है, तो सोशल वर्कर हेल्प करेगा कि जो गांव के लोग हैं दे कम टुगेदर, दे डिस्कस द इश्यू, क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में एक दूसरे से बात करना। इसके बाद फिर आल्सो लाइक डिमांड वाटर सप्लाई फ्रॉम दी जो लोकल अथॉरिटी है उससे बात करना, ठीक है, या जो लोकल पंचायत है। इस तरीके से ये बेसिकली होता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर सोशल वर्कर के द्वारा एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है थ्रू विच जो सभी के सभी लोग हैं वो इकट्ठे होकर के आते हैं एंड दे सॉल्व देयर कॉमन प्रॉब्लम एज ए ग्रुप, दैट इज कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और जो सोशल एक्शन है वो लार्ज लेवल इंटरवेंशन होता है। इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है कानून में बदलाव करना, लॉ चेंजेस, या पॉलिसी में चेंज करना है, किसी तरीके से सिस्टम में चेंज करना है, या स्ट्रक्चर में चेंज करना है। ये जो आते हैं ये सोशल एक्शन के अंदर आते हैं। अगर किसी प्रकार से सोसाइटी के अंदर कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रक्चर या पॉलिसी या लॉ कानून ऐसा है जो कि अनफेयर है, कुछ लोगों के लिए अनजस्ट है, हार्मफुल है, तो वहाँ पर हम सोशल एक्शन का सहारा लेते हैं। इसमें कई प्रकार की टैक्टिक्स यूज़ की जाती है, जैसे प्रोटेस्ट वगैरह करना, पिटीशन डालना, लीगल एक्शन की बात करना, लॉबिंग करना, बड़े स्केल पे कैंपेन करना। इन सभी का उद्देश्य ये होता है कि जो है ये जो प्रॉब्लम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में सरकार या जो है सिस्टम है वो उसको जाने समझे और बदलने की कोशिश करे। क्लियर है? जैसे कि मान लो यही इशू में बात कर रहा था, अगर इसी प्रकार का इशू बड़े स्केल पे है, बहुत सारे गाँव में है, पानी की सुविधा नहीं है और जो लोकल अथॉरिटी है वो कुछ काम नहीं कर रही है, जो लोकल एमपी एमएलए हैं वो उसको सुन नहीं रहे हैं, तो फिर बड़े स्केल पे कैंपेन के माध्यम से या पिटीशन के माध्यम से या आंदोलन करके इन सभी के इस प्रकार के इशू को हम बड़े स्केल पे ले जा सकते हैं ताकि सरकार उस पर ध्यान दे। ओके, या उसको लेकर के ऐसी पॉलिसी प्रोग्राम बनाए ताकि गांव-गांव तक पानी की सुविधा पहुंच पाए, तो वो हमारा सोशल एक्शन हो जाएगा। ठीक है, दोनों में क्लियर है, डिफरेंस समझ में आ रहा है? सो जैसे ही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड होता है सोशल एक्शन स्टार्ट होता है। इज इट क्लियर टू ऑल सोशल एक्शन एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन? नाउ यहाँ पर मैरी रिचमंड के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई है सोशल एक्शन की, कि व्हाट इज सोशल एक्शन। उनकी किताब थी, जो टर्म थी बेसिकली सोशल एक्शन, दैट इज 1922। सोशल एक्शन का मतलब होता है मास बेटरमेंट थ्रू
प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा एंड साथ ही साथ सोशल लेजिस्लेशंस। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेंडा का मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, प्रोटेस्ट करना। ओके, पोस्टर्स लगाना मीडिया के माध्यम से या पब्लिक टॉक दे करके लोगों को अवेयर करना, ये होता है प्रोपेगेंडा। और सोशल लेजिस्लेशंस मतलब होता है कि सरकार से पूछना, लॉ कानून है उनको बनाने की बात करना, पॉलिसी बनाने की बात करना, ये होते हैं। तो ये जनरली होता है पब्लिक के द्वारा और ये इंटरवेंशन किया जाता है सरकार के द्वारा। तो किसी भी तरीके से बेसिकली मास बेटरमेंट की बात की जाती है कि बड़े स्केल पे लोगों की जो समस्याएं हैं वो एड्रेस हो पाए, बदलाव हो पाए। क्लियर है? तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली हम जो टूल यूज करते हैं या जो वर्क होता है वो एक होता है कि लोकल लेवल पे डिस्कशन होना, बातचीत होना, मीटिंग होना, अवेयरनेस फैलाना बड़े स्केल पे। जबकि ये वहीं सोशल एक्शन बात करता है रैली की या कैंपेन की या मीडिया प्रेशर क्रिएट करना, लॉबिंग करना। ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंस है बस। सोशल एक्शन के मॉडल दिए गए हैं ब्रूटो के द्वारा। ब्रूटो हैज़ गिवन 2 मैन मॉडल। मॉडल ऑफ सोशल एक्शन। एक मॉडल है एलिटिस्ट सोशल एक्शन एंड दूसरा कौन सा है? पॉपुलर सोशल एक्शन। देखिए जैसे नाम में समझ में आ रहा होगा कि जो आपका एलिटिस्ट सोशल मॉडल है जहाँ पर इन्वॉल्वमेंट होता है एलीट क्लास का, एलीट इंडिविजुअल्स या ग्रुप, जैसे कि जो पॉलिसी मेकर है, जो एडवोकेट है फॉर एग्जांपल, या कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, पॉलिटिशियन है, या अपोजिट पार्टी के लीडर हैं, प्लानर है, मीडिया पर्सन है। ठीक है, कोई भी जिसका इन्फ्लुएंस है सोसाइटी के अंदर या उसकी जो है बात सुनी जाती है, या बिजनेसमैन हो भी हो सकते हैं, या कोई भी ऐसा सोशल वर्कर दैट दीज पीपल हैव इन्फ्लुएंस, या एनजीओ। तो ये सब आते हैं हमारे एलीट क्लास के अंदर, एलीट ग्रुप के अंदर, बिकॉज उनके पास ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, दे हैव मोर इन्फ्लुएंस। तो डायरेक्टली वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं बाय एडवोकेटिंग, उनके बिहाफ पर बात करना। बिकॉज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोशल एक्शन। सोशल एक्शन क्यों लेना पड़ रहा है? बिकॉज जो लोग हैं उनकी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। सो ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, ये जो एलीट क्लास है, एलीट ग्रुप है, वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं, एडवोकेट करना चाहते हैं उनके लिए। इसी तरीके से जो दूसरा है वो है आपका पॉपुलर सोशल एक्शन। इसमें लार्ज स्केल पर पार्टिसिपेशन होता है कम्युनिटी का, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी या कम्युनिटी, उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। यहाँ पर बहुत ही मिनिमम या लिमिटेड एलीट इन्वॉल्वमेंट होगा। ओके, तो जब सोशल एक्शन, पॉपुलर सोशल एक्शन होगा, लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी दे कम टुगेदर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम, तो उसके लिए कन्फ्लिक्ट का सहारा लिया जाता है, कॉन्फ्रंटेशन का सहारा लिया जाएगा, जो हम लोग कल बात कर रहे थे। सॉल रस्की का जो मॉडल था, अप्रोच थी, कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन। ठीक है, अब एलिटिस्ट सोशल एक्शन के अंदर भी डिफरेंट कैटेगरी है। कौन कौन सी बताइए? एलीट ग्रुप इज अ पार्ट ऑफ दिस। एक तो होता है लेजिस्लेशंस, लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन। लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन का मतलब यहाँ पर है कि जी कानून की बात कर रहा है कि मतलब
जो लॉ बने हुए हैं या जो पॉलिसी है उसमें बदलाव करना, उसमें चेंज करना, उसमें अमेंडमेंट करना या नया पॉलिसी लाना। ओके, यहाँ पर लोगों की भागीदारी नहीं होती है, उसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। जैसे कि फॉर एग्जांपल आरटीआई एक्ट आया। ओके, तो इस एक्ट में बहुत सारे लोगों की भागीदारी रही, जैसे कि अरविंद केजरीवाल है, अरुणा रॉय है। इसी तरीके से जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया। तो बहुत सारे एक्ट जो है जिसमें एलीट क्लास का या ऐसे इन्फ्लुएंस लोग जिनका काफ़ी उसमें योगदान रहा है। या जैसे कि और अगर पीछे जाके देखते हैं तो सती प्रथा को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन रॉय के द्वारा उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था कि सरकार ऐसे कानून बनाए, ऐसा लॉ होना चाहिए कि जो कि सती प्रथा को ख़त्म करे। तो ये कहलाता है लेजिस्लेटिव सोशल एक्शन, मतलब जहाँ पर लॉ या पॉलिसी में बदलाव करना या नया पॉलिसी लाना फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पर जो एलीट क्लास है वो कोशिश करती है मीडिया एडवोकेसी के माध्यम से, जैसे कि प्रिंट मीडिया का सहारा लेना, एडिटोरियल लिखना ताकि सरकार तक बात पहुँचे, या मीडिया के माध्यम से, या पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना, उसके बारे में डिस्कशन होना, लॉबिंग करना, ताकि सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट और द इंस्टीट्यूशंस टू ब्रिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ चेंजेस। दैट इज लेजिस्लेटिव सोशल चेंज। क्लियर है? दूसरा है इकोनॉमिक सैंक्शन। इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल, देखिए इकोनॉमिक सैंक्शन का मतलब यहाँ पर है सिंपल, इकोनॉमिक फेयर ट्रीटमेंट से लेकर के, मतलब जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप है, जैसे कि जो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास लेबर क्लास है। ओके, तो उनके भले के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, स्पेशली जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, तो जैसे कि मान लो ये लोग कहीं पर काम कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर वहाँ पर जो ऑनर है, जो बिजनेस ऑनर है, जो कंपनी का मालिक है, वो उनको बेसिक सुविधाएं जो होती है नहीं प्रोवाइड कराते हैं, या बेसिक जो बेटर बेजेस हो सकती है वो प्रोवाइड नहीं कराते हैं, तो बेटर बेजेस के लिए, बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, ये सब यहाँ पर एलिट क्लास कोशिश करता है उनके बिहाफ पर बात करना। और वो चाहे वो अथॉरिटी हो, चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, कंपनी हो या गवर्नमेंट हो, उनसे बात करना या उनसे डिस्कस करना, सो दैट कि जो वर्किंग क्लास है उनकी कंडीशन बेहतर हो पाए। जैसे फॉर एग्जांपल कि कहीं पर ना सरकार के द्वारा, किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है, जैसे, ठीक है, या सरकार के द्वारा कोई डैम बनाया जा रहा है, या फिर कहीं पे माइनिंग की जा रही है, तो वहाँ के जो कम्युनिटी लोग जो वहाँ ऑलरेडी रह रहे होते हैं, तो उनका आरएनआर होता है, मतलब रिहेबिलिटेशन रिलोकेशन। तो अगर प्रॉपर तरीके से उनका रिलोकेशन नहीं किया जाएगा, रिहेबिलिटेशन नहीं किया जाएगा, तो आपने देखा होगा बहुत सारे एनजीओ आ जाते हैं बीच में, और उसको लेकर के फिर वो मीडिया में बात करते हैं या वो कंपनी से बात करते हैं, ताकि उनको प्रॉपर तरीके से, उनको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन हो, दूसरी जगह जहाँ जहाँ पर जा रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से वहाँ पर घर वगैरह बना के दें, वो बेसिकली फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो मार्जिनलाइज ग्रुप है। या फिर ऐसे लोग जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो किसी इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, अगर उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, इन टर्म्स ऑफ मनी उनको फेयर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, तो वहाँ पर हम इकोनॉमिक सैंक्शन का मॉडल का यूज़ करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ वेजेस, फॉर द बेनिफिट्स एंड अदर ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, दे यूज़ देयर पावर, देयर इन्फ्लुएंस टू अफेक्ट द इकोनॉमिक कंडीशन। दैट इज इकोनॉमिक सैंक्शन मॉडल। समझ में आ रहा है? दोनों क्लियर है? बताइए। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्ट फिजिकल मॉडल। डायरेक्ट फिजिकल मॉडल, यहाँ पर जो एलीट क्लास है, दे विल टेक एक्शन। टेक एक्शन, एक्शन का मतलब यहाँ पर एक ऐसे कोई वायलेंट एक्शन नहीं, ओके, दे आर टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द अनजस्टिस, अगेंस्ट द इनइक्वालिटी। ओके, तो ये आपका वायलेंट मेथड नहीं होता है, बट जैसे कि ये आपने देखा होगा कभी कभी कोई एनजीओज इस तरीके से वो कैंडल मार्च निकालते हैं या धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। ओके, ये क्या है? ये सब तरीका होता है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट फिजिकल मॉडल। सो दे आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, बट दे आर डिमांडिंग जस्टिस।
बाय यूजिंग दीज टैक्टिक्स प्रोटेस्ट या कैंडल लाइट मार्च वगैरह प्रोसेसन निकालना, सो दैट कि दे कैन लाइक इंश्योर द कि अटेंशन, सरकार की जो अटेंशन है इस इन सभी प्रकार के मुद्दों पर, इश्यू पर आए, वो ध्यान दें इस चीज़ पे। ओके, जिसको हम सोशल एक्टिविज्म बोलते हैं। धरना, एक जगह बैठ जाना, धरना प्रदर्शन या मार्च निकालना, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट फिजिकल मॉडल। तो ये 3 मॉडल इसमें आते हैं आपका एलिटिस्ट सोशल एक्शन के अंदर, जहाँ पर एलिट क्लास का इन्वॉल्वमेंट होता है, और दूसरा है आपका पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल, जहाँ पर कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल के अंदर भी 3 कैटेगरी हैं। पहला आपका है कॉन्सेंटाइजेशन मॉडल, दूसरा है डायलैक्टिकल मॉडल, और एक और है, दैट इज द डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल। ठीक है, कॉन्सेंटाइजेशन मॉडल आपका ये जो कहीं ना कहीं इंस्पायर है फ्रॉम दी पॉलो फेरेरी। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन मतलब देखो इस मॉडल का जो पर्पस होता है, जस्ट टू रेज द अवेयरनेस, अमोंग दी मासेस, लोगों के बीच में उन सभी इशू के बारे में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, जो भी समस्या है, जो भी सोशल इश्यू है लोगों का। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को एजुकेट करना, बाय यूजिंग दी एजुकेशन, बाय यूजिंग जैसे कि नुक्कड़ नाटक वगैरह होते हैं या डिबेट वगैरह की जाती है। ओके, स्ट्रीट प्ले किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये सब तरीके होते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए उन सभी सामाजिक समस्याएं जो कि समाज के अंदर है और लोग अवेयर नहीं उतना, या इमोशनल स्पीचेस के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है। ठीक है, ये सभी तरीके होते हैं अवेयरनेस चलाने के लिए, अवेयरनेस करने के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर इनइक्वालिटी है। ओके, तो ये भी एक इशू है। इसको लेकर के कई प्रकार के चाहे वो डिबेट हो या स्ट्रीट प्ले हो या नुक्कड़ नाटक हो या डिबेट्स हो, उसके माध्यम से अवेयरनेस चलाई जाती है समाज के अंदर। या चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए। ठीक है, इस तरीके के जो इशू होते हैं समाज के, उनको उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन मॉडल का सहारा लिया जाता है, जो कि जनरली पॉलो फेरेरी के द्वारा उनका ही मॉडल है। दूसरा है डायलैक्टिकल। डायलैक्टिकल मतलब होता है जहाँ पर दो अपोजिट आइडिया या आइडियोलॉजी या थॉट एग्जिस्ट करते हैं, वो उसको बोलते हैं डायलैक्टिकल। ये जनरली आपने पढ़ा होगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी में, तो वहाँ पर भी ये जो है डायलैक्टिकल अप्रोच यूज होती है। तो डायलैक्टिकल का मतलब ही होता है कि जहाँ पर हम दो ऑप्शन होती है, एक तो होता है कि एग्जिस्टिंग, जैसे फॉर एग्जांपल ये है स्टेटस को, जैसे कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, सिस्टम, इंस्टीट्यूशंस, जो कि मुझे लगता है या मतलब लोगों को लगता है कि ठीक नहीं है, दैट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहा है और उसको बढ़ावा दे रहा है, अनजस्ट है। दूसरा होता है कि नया, न्यू आइडिया, न्यू इंस्टीट्यूशंस, जो शायद इस प्रकार के इश्यू को एड्रेस कर सकते हैं, दे कैन प्रमोट द इक्वालिटी। ओके, इस प्रकार तो ये होता है हमारा डायलैक्टिकल। तो कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन का सहारा लिया जाता है, ताकि जो अल्टरनेटिव है, ये आपका अल्टरनेटिव है, ये स्टेटस को है, इफ़ यू वांट टू अचीव दिस वन, तो इसको हमको डिसमेंटल करना पड़ेगा, मतलब बदलाव करना पड़ेगा। तो ये जो दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, उसके लिए कन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन का सहारा लेते हैं, ताकि जो इम्प्रूव्ड सिस्टम है वो उभर के आए, वो इमर्ज होकर के आए समाज के अंदर। तो उसके लिए डिबेट वगैरह है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, डिस्कशन करना, डिबेट करना कि जो करेंट सिस्टम है वो कितना
उसके अंदर कितने सारे फ्लॉज हैं, कितनी समस्याएं हैं, क्या क्या इसमें वो ठीक नहीं है सिस्टम। तो अगर हमको बेटर सोसाइटी बनानी है तो वी हैव टू अडोप्ट द अल्टरनेटिव सिस्टम। तो ये दोनों जो अपोजिट फोर्सेस हैं उसको बोलते हैं डायलेक्टिकल। तो इसी का अप्रोच, इसी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स लाना, या नई पार्टी के बारे में नई आइडियोलॉजी को अडोप्ट करना, या उसको वोट करना ताकि नई गवर्नमेंट बने और कुछ बदलाव आए, या वोटिंग राइट को लेकर के, या शिक्षा को लेकर के। तो इस तरीके से किसी प्रकार की जहाँ पर दो अपोजिट फोर्सेस, दो अपोजिट आइडिया को हम अडोप्ट कर रहे हैं, मतलब उसको देख रहे हैं, और जस्ट टू इंश्योर कि जो नया अल्टरनेटिव होगा वो बेटर होगा पहले वाले से। इसको बोलते हैं डायलेक्टिकल मॉडल। क्लियर। तीसरा है डायरेक्ट मोबिलाइजेशन। डायरेक्ट मोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्टली जैसे प्रोटेस्ट हो गए या डिमांड करना चेंज के लिए, डिमांड दी चेंज बाय द मासेस। ओके, तो मास यहाँ पर मोबिलाइज होते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, मोबिलाइज होते हैं। इसके लिए स्ट्राइक वगैरह की जाती है, लोग स्ट्राइक कर देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, या बार्गनिंग करते हैं। अगर उनके पास अथॉरिटी है, पावर है, यूनियन है, तो दे कैन आल्सो बार्गनिंग। ओके, जैसे वर्कर मूवमेंट होता है, वर्कर मूवमेंट है, वर्कर प्रोटेस्ट है, तो उनके पास यूनियन है तो वो बार्गनिंग करेंगे। अगर प्रॉपर कलेक्टिव एक्शन नहीं है तो प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे। इस तरीके से इसको बोलते हैं डायरेक्ट मोबिलाइजेशन मॉडल। क्लियर है। तो जो एलिटिस्ट मॉडल है वो फोकस करता है एलीट इन्वॉल्वमेंट पर, टू चेंज इन दी लॉ, कानून में या पॉलिसी में उसमें बदलाव आए, सिस्टम में चेंज आए। दूसरा जो मॉडल है पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल, ये फोकस होता है मास पार्टिसिपेशन पर, बड़े स्केल पे लोगों की भागीदारी। और वो कैसे होगा? थ्रू दी अवेयरनेस, कॉन्सेंट्रेशन मॉडल। ठीक है, प्रोटेस्ट करना, कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन, डायलेक्टिकल अप्रोच, प्रोटेस्ट, डायरेक्ट मोबिलाइजेशन। तो ये दो अप्रोच ब्रूटो के द्वारा दी गई हैं सोशल एक्शन की। आई होप समझ में आया होगा दोनों। क्लियर है। ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है ना? बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, ये जो पॉपुलर सोशल एक्शन मॉडल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन मॉडल, तो उसी को पढ़ते हैं जो कि पॉलो फेरेटी के द्वारा दिया गया है। सर हाँ जी बोलिए। सर, जो गांधी जी के द्वारा जो भी मूवमेंट चलाए गए थे, तो हम में एलिटिस्ट सोशल मॉडल के रूप में जानेंगे या फिर पॉपुलर सोशल एक्शन के रूप में? देखो उसमें वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन था, क्योंकि गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे तो उनका वो तो उसमें इन्वॉल्व थे, लेकिन मास मोबिलाइजेशन उन्होंने कराया था। मतलब उनका जो मॉडल था इस तरीके से था कि जहाँ पर लोगों की भागीदारी भी हो, उसमें लोग भी जुड़े हुए थे, है ना। तो वो एज ए लीडर उसमें थे, लेकिन साथ साथ देखो कोई भी मूवमेंट आगे बढ़ता है तो उसमें लोकल लीडरशिप तो चाहिए होती है ना। तो लीडरशिप के फॉर्म में गांधी जी थे, लेकिन उन्होंने क्या है कि बड़े स्केल पे लोगों को मोबिलाइज कराया, उन्होंने लोगों को मूवमेंट बनाया। जो फ्रीडम स्ट्रगल था तो वो लोगों का बना दिया उन्होंने। ऐसा नहीं था कि वो अकेले कर रहे थे, जहाँ भी वो जाते थे वो लोगों से मीटिंग करते थे, या इस तरीके से कोई मूवमेंट चलाना होता है तो लोगों की भागीदारी उसमें ज़्यादा होती थी। तो वो काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन था, जनरली उसको बोल सकते हैं कि मास मोबिलाइजेशन अप्रोच उन्होंने अपनाई। ठीक है, तो पूर्ण रूप से वो एलिटिस्ट मॉडल नहीं था, और ना ही बोलेंगे इस तरीके, क्योंकि उसमें मास पार्टिसिपेंट, लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। क्लियर है। जी सर। दूसरा है नेक्स्ट है पॉलो फेरेरीज मॉडल, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंटाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है, जो अभी मैं बात कर रहा था कि दैट इज़ अबाउट एजुकेटिंग, लोगों को एजुकेट करना, एजुकेट द मासेस। क्यों करना एजुकेट? ताकि वो समस्याओं को, प्रॉब्लम को समझ पाए
कि जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, इफ़ दे आर ओप्रेस्ड, इफ़ दे डोंट हैव इक्वल एक्सेस टू द रिसोर्सेज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, तो कभी कभी लोग ना उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते, उनको समझ में नहीं आता है। तो कई प्रकार से हो सकता है, ये आपका इकोनॉमिक टर्म में हो सकता है, सोशल टर्म में हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल भागीदारी नहीं होती है, इकोनॉमिक ऑपरेशन होता है, सोशल इन टर्म में हो सकता है। तो इनका जो कारण है बेसिकली, व्हाट आर द कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, और व्हाट एवर द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। तो ये जो कारण है उसके बारे में समझने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए लोगों को अवेयर किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, उसको ही बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। अवेयर करना, एजुकेट करना, समझाना, बताना कि व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड योर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या सोशल प्रॉब्लम्स या पॉलिटिकल लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, कि लोगों की जहाँ भागीदारी ना हो, जहाँ उनकी सुनी ना जाए, उनके पास पावर ना हो, अथॉरिटी ना हो। तो जो कारण है ऑपरेशन का वो क्या है, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। ओके, ताकि वो अवेयर हों, जागरूक हों अपनी समस्याओं को लेकर के। जैसे कि मान लीजिए कोशिश की जाती है कि जो एलीट क्लास है, वो जो वर्किंग क्लास होती है, जो लेबर क्लास होती है, उनके दिमाग के अंदर वो इस प्रकार का वैल्यू सिस्टम डेवलप करते हैं कि उनको ऐसा महसूस होता है, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो गरीब हैं तो शायद उनका यही मतलब भाग्य है, उनका जन्म जो है, अब वो गरीब हुए तो गरीब ही रहेंगे। और उनको जितना, जैसे कि बहुत कम पैसा दिया जाता है वर्किंग क्लास को, जो बिजनेसमैन है ज़्यादा कमाते हैं, ठीक है, कम पैसे में काम कराते हैं, लेकिन ऐसा महसूस करा देते हैं उन लोगों को, वर्किंग क्लास को, कि शायद उनका यही बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं उसको, भाग्य है। राइट। तो ये क्या है, एक वैल्यू सिस्टम डेवलप किया जाता है लोगों के दिमाग के अंदर। ये वर्किंग क्लास हो या कोई भी क्लास हो, हर जगह, हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं कि जो एलिट क्लास होगी वो कोशिश करेगी कि जो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, वो लोग हैं, उनके दिमाग में ऐसा वैल्यू सिस्टम डेवलप करो कि वो किसी तरीके से क्रिटिकल सोच ही ना पाए, वो ऐसा महसूस ही ना करें कि उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन हो रहा है या वो किसी तरीके से शिकार हैं। तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं निगेटिव कॉन्शियसनेस। ये दिया गया था कार्ल मार्क्स के द्वारा। ओके, तो ये बोलते हैं कि जो वर्जुआ क्लास है ना, वो इस तरीके से वैल्यू सिस्टम क्रिएट करता है, डेवलप करता है वर्किंग क्लास के अंदर, जो प्रोलेटेरिएट हैं, कि वो महसूस ही नहीं कर पाते कि उनके अगेंस्ट में ऑपरेशन हो रहा है या उनको प्रॉब्लम है, तो फिर वो आंदोलन नहीं करेंगे, किसी प्रकार से रेवोल्यूशन नहीं करेंगे, किसी प्रकार से कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। तो वो जो नेगेटिव कॉन्शियसनेस है उनके दिमाग के अंदर डेवलप की जाती है। क्रिटिकल कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि जब लोग अवेयर हो जाते हैं, व्हेन दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट आर द लाइक कौन उनको ऑप्रेस्ट कर रहा है, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या हम उससे फाइट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। तो ये जो आपका अप्रोच है कॉन्सेंट्रेशन, वो इसी की बात करता है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना, मासेस को, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द कॉज बिहाइंड द इकोनॉमिक ऑपरेशन और सोशल ऑपरेशन या लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। समझ में आ रहा है? बोलिए। जैसे इंडिया के अंदर आप देखोगे, स्पेशली गांव के अंदर अभी भी जो है कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है। गांव में जो लोग गांव से, उनको पता होगा कि वहाँ पर अभी भी आप देखोगे जो अगर लोअर कास्ट से हैं, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो वो उस चीज़ को, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा ही होता है। मतलब जो अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनके सामने आपको कैसे बात करनी है, कितना बात करना है, उनके सामने आप बराबर बैठ नहीं सकते। ठीक है, एक ही चारपाई पे शायद कोई नहीं बैठेगा लोअर कास्ट का व्यक्ति गाँव के अंदर, क्योंकि उनको वो चीज़ उनके दिमाग में बैठी हुई है, बनी हुई है। तो ये क्या है, वो नेगेटिव कॉन्शियसनेस है। और क्रिटिकल कॉन्शियसनेस अगर होगी तो वो समझ जाएगा कि भाई क्यों नहीं बैठ सकते, अगर बराबर पैसा बराबर है, स्टेटस बराबर हो सकता है, तो बराबर बैठ भी सकते हैं। लेकिन वो ऐसा सोच ही नहीं पाते, है ना, ये चीज़ होती है, उसको बोलते हैं नेगेटिव कॉन्शियसनेस। क्लियर? नेक्स्ट है सॉल्नस्की का मॉडल, जो हम लोग कल डिस्कस कर लिए थे। तो आई थिंक इसमें कुछ और कोर आइडिया है, ये बताते हैं किस तरीके से कम्युनिटी ऑर्गेनाइज या मोबिलाइज किया जाता है। तो एक दो सॉल्नस्की,
ओके, तो जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग का इनका जो अप्रोच है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग, द पर्पस ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग इज़ टू हेल्प पीपल, जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनको हेल्प करना, स्पेशली जो वर्किंग क्लास है, क्योंकि उन्होंने जो लेबर क्लास थी, वर्किंग क्लास थी, उनके बारे में, उनके अधिकारों को लेकर के फाइट किया था। ओके, तो जो लेबर क्लास है, वर्किंग क्लास है, उसके लिए तो ये बताते हैं कि जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ना, स्ट्रैटेजी ऐसी हो दैट इज़ लाइक दे ही एम्फेसाइज ऑन द ग्रेजुअल चेंज। ग्रेजुअल चेंज का मतलब होता है कि बदलाव धीरे धीरे होगा, अचानक से आउट ऑफ सडन कुछ नहीं हो सकता है, रातों रात बदलाव नहीं हो सकता है। तो अगर पावर चाहिए, ओके, तो पावर के लिए लोगों को ऑर्गेनाइज करना होगा, ऑर्गेनाइज पीपल, मोबिलाइज पीपल। ओके, और वो जो लोग मोबिलाइज करेंगे, ऑर्गेनाइज होंगे, इकट्ठे होंगे, वो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव होंगी, ग्रेजुअल चेंज आएगा, बदलाव आएगा धीरे धीरे करके, तभी हम बेहतरी ला सकते हैं। ओके, तो ये इनका जो अप्रोच है, मतलब दैट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, क्योंकि रातों रात कुछ चेंज होता नहीं है, प्रैक्टिकल अप्रोच है। और कंट्रोवर्शियल भी है, क्योंकि ये बात करते हैं कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन की, या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अगेंस्ट में खड़े होना, ओके, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, और इफेक्टिव भी है। ओके, क्योंकि जो लोग वॉइसलेस हैं, जिनके पास पावर नहीं है, तो अगर वो इकट्ठे होंगे, मोबिलाइज होंगे, तो ऑफकोर्स उनकी बात सुनी जाएगी, व्हेन दे कम टुगेदर एंड दे स्पीक। तो जो कोर आइडिया है इनकी अप्रोच का, एक तो पहला है ग्रेजुअलिज्म, दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन, और तीसरा है डायलैक्टिक प्रोसेस। ग्रेजुअलिज्म की जो मैं अभी बात कर रहा था, चेंज जो है, वॉट एवर द चेंज है, वो धीरे धीरे होगा, दैट इज स्लो प्रोसेस। तो पहले क्या है, कम्युनिटी बिल्डिंग करना, जो मैं कल बात कर रहा था, बिल्डिंग दी रिलेशनशिप, बिल्डिंग दी ट्रस्ट, बिल्डिंग दी नेटवर्क। अचानक से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के जो ग्रास रूट वर्कर होते हैं ना, वो धीरे धीरे करके लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को शेयर करते हैं, कई तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, धीरे धीरे करके वो जो है लोगों के अंदर ट्रस्ट बिल्डअप करते हैं या अपनी तरफ खींचते हैं। तो जो रिलेशन बिल्डअप करना, ट्रस्ट बिल्डअप करना, नेटवर्क बिल्डअप करना, उसके माध्यम से हम बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, बताइए, एनीबडी? इन्फिल्ट्रेट कर जाना, आपने सुना होगा, ये बॉर्डर वगैरह पे होता है, जैसे कि दूसरे देश के जो लोग हैं दूसरे कंट्री के अंदर घुस जाते हैं, हमारे देश के अंदर आसपास की कंट्री के लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं, उसको बोलते हैं। देखो, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब यहाँ पर है कि अंदर जाकर काम करना, वर्क इनसाइड इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है या गवर्नमेंट है, उसका पार्ट बनना, बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टम। अगर आप सिस्टम को बदलना चाहते हैं ना, तो सिस्टम का हिस्सा बनिए। हिस्सा बनने के बाद आप जो उसका पार्ट होंगे, तो आप धीरे धीरे करके बदलाव कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। ओके, चाहे वो कोई यूनियन हो या पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे फिर सरकार हो, उसका आप हिस्सा बनिए, फिर आप जो है उसके अंदर बदलाव कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिसी चेंज करना है, तो पॉलिसी चेंज करने के लिए पॉलिसी बनाता कौन है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन लोग बैठे होते हैं, जो यहाँ से चुन के जाते हैं लोकल लेवल पे। तो आप इलेक्शन लड़िए, पॉलिटिक्स में आइए, ओके, उसके बाद आप पार्लियामेंट में जाइए, वहाँ पर पॉलिसी बनाइए, जिसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। तो एक तरीका होता है कि अपनी बात मनवाने का, या सोसाइटी के अंदर बदलाव करने का, चेंज करने का, या इन्फ्लुएंस गेन करने का सिस्टम के अंदर। वहाँ जाइए, वहाँ पर जाने के बाद फिर जो है धीरे धीरे करके बदलाव कर सकते हैं। जैसे कि जो भी माइनॉरिटीज़ होते हैं, तो उनके अपने लीडर होते हैं, वो जा कर के पार्लियामेंट में बैठते हैं, बात करते हैं, वहाँ पर स्पीच देते हैं कि भाई उनके समाज की जो समस्या है उस पर पॉलिसी बननी चाहिए, प्रोग्राम, मतलब कुछ भी बनना चाहिए, पॉलिसी या लॉ बनना चाहिए। भले ही उनकी बात ना मानी जाए पूर्ण रूप से, लेकिन वो अपनी बात रख पाते हैं, है ना।
तो ये क्या है कि वो दे बिकम द पार्ट ऑफ सिस्टम, दे बिकम द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, दे कैन ईजिली इन्फ्लुएंस द सिस्टम, उसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन। तीसरा है डायलेक्टिक पर्सन, डायलेक्टिक प्रोसेस। डायलेक्टिक जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगेन वही कि दो अपोजिट फोर्सेस हमेशा काम कर रही होती हैं, तो उनके बीच में हमेशा लगातार कांस्टेंट टेंशन क्रिएट करना, उसको डायलेक्टिक प्रोसेस बोलते हैं। दो अपोजिट फोर्सेस कौन सी है? एक तो है, बताइए क्या है, कल बता रहा था मैं। हम्म, बताइए व्हाट इज डायलेक्टिकल प्रोसेस, डायलेक्टिक प्रोसेस। इतनी बार डिस्कस कर चुके हैं। एनीवन? किसी को कोई आइडिया नहीं है? सर ये कॉन्फ्लिक्ट और कन्फ्रंटेशन होता है क्या उसमें? ठीक है, कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन तरीका है बिल्कुल। देखो डायलेक्टिक प्रोसेस का मतलब वही है कि आप रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके अगेंस्ट में आप बात कर रहे हैं, तो दो अलग आइडियोलॉजी, दो अलग आइडिया, कन्फ्लिक्ट कन्फ्रंटेशन हो गया। तो दो अपोजिट अगर चीज़ें काम करेंगी तो उसमें हम जो है कांस्टेंट टेंशन के माध्यम से, कन्फ्लिक्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं बदलाव कर सकते हैं। चेंज कैसे आएगा? चेंज तभी आएगा जब दो आइडिया, अपोजिट आइडिया काम कर रहे होंगे। जैसे एक आइडिया है पहले से है, चेंज नहीं आएगा जब तक दूसरा आइडिया डेवलप नहीं होगा, तो दूसरा आइडिया साथ में चलना चाहिए। ओके, तभी बदलाव आ पाएगा। चेंज कब आएगा? जब हम दीज टू आइडिया दे कन्फ्लिक्ट, जब कम्युनिटी में दो ग्रुप के टेंशन अलग अलग, एक मिनट कुछ लिखा हुआ है, अलग अलग होते हैं, तो उनके बीच डिस्कशन और कन्फ्लिक्ट के बाद जो बेटर सोल्यूशन निकलता है उससे डायलेक्टिकल प्रोसेस बोलते हैं। हाँ वही बात है कि बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि दो अपोजिट आइडिया जहाँ पर काम कर रहे होते हैं वहाँ पर उसको हम डायलेक्टिकल प्रोसेस बोलते हैं। डायलेक्टिक का मतलब ही होता है दो अपोजिट फोर्सेस, दो अपोजिट आइडिया, दो अपोजिट आइडियोलॉजी, उसको बोलते हैं डायलेक्टिक प्रोसेस। ओके, सो क्रिएट कन्फ्लिक्ट दोज हुआ इन द पावर, जो पावर में है, जो स्टेटस को है, जो इंस्टीट्यूशंस पहले से हैं, उसके अगेंस्ट में कन्फ्लिक्ट क्रिएट करना, कन्फ्रंटेशन क्रिएट करना फॉर द चेंजेस, दैट इज डायलेक्टिक। क्लियर? नेक्स्ट है लोक शक्ति मॉडल ऑफ सोशल एक्शन। लोक शक्ति मॉडल जो है गांधीयन फिलॉसफी पे आधारित है, गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित है। गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर। ओके, तो ये बात करते हैं सोशल चेंज कैसे होगा, सोशल चेंज या बदलाव थ्रू दी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जो आप किसी ने आपने क्वेश्चन पूछा था ना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी एम्पावरमेंट। ओके, और बाहर आउटसाइड हेल्प पे कम फोकस करना, सेल्फ रिलायंट। तो ये दोनों अप्रोच बात करती हैं। मोर फोकस ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी के जो मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, दे विल टेक एक्शन, दे विल टेक डिसीजन। ओके, तो जो गांधीयन वैल्यू है वो लोक शक्ति मॉडल की बात करती है, जहाँ पर ट्रुथ, सच्चाई, नॉन वायलेंस और सस्टेनेबिलिटी, सेल्फ रिलायंस बनना। ओके, जैसे गांव के अंदर उन्होंने मॉडल विलेज की बात की थी कि कम्युनिटी ऐसी होनी चाहिए कि कम्युनिटी के जो लोग हैं इकट्ठे साथ में रहें, उनके अपने रिसोर्सेस हो
ओके अपने लोकल स्कूल्स हो, अपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो भी काम कर रहे हैं सेल्फ सस्टेनिंग होने चाहिए, दे शुड नॉट डिपेंड ऑन द अदर पार्ट। और कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम्स जिसके माध्यम से जो भी हेल्थ कंसर्न है दैट कैन बी आल्सो एड्रेस। तो म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, लोकल कैपेसिटी को बिल्डअप करना, उसको बढ़ावा देना, दैट इज लोक शक्ति मॉडल। क्लियर है? तो तीनों क्लियर हो गए ना। एक तो फॉलो फ्रेरी का मॉडल था कॉन्सेंट्रेशन का, जो बात करता है क्रिटिकल थिंकिंग की, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, एजुकेट करना लोगों को। दूसरा है सोलनस्की का मॉडल, ये बात करता है ग्रेजुअलिज्म की, धीरे धीरे बदलाव करना, इन्फिल्ट्रेशन की, डायलेक्टिक प्रोसेस की, कन्फ्रंटेशन की। और तीसरा लोक शक्ति मॉडल, ये बात करता है एम्पावरमेंट की, ग्रास रूट एक्शन और सेल्फ रिलायंस। तो ये डिफरेंट आपके मॉडल है। इज इट क्लियर टू ऑल? बोलिए। नेक्स्ट है गांधीयन प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल एक्शन, जो कि ब्रूटो के द्वारा दिए गए हैं। ओके तो क्या है गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्शन? देखो, सोशल एक्शन करने के लिए ब्रूटो ने बताया कि एक हमारे पास पहले से एक ब्लूप्रिंट होना चाहिए कि किस तरीके से हम कम्युनिटी को मोबिलाइज करेंगे सामाजिक बदलाव के लिए। तो जो ब्लूप्रिंट है वो बेसिकली आधारित है गांधी की प्रिंसिपल पर। गांधी जी के जो प्रिंसिपल थे, उनके जो मेथड थे, मेथड ऑफ नॉन वायलेंस, मेथड ऑफ डायरेक्ट इंगेजमेंट, लोगों से डायरेक्टली मिलना जुलना, बात करना, इंगेज करना कम्युनिटी के साथ। आल्सो वी कैन सी इंगेजमेंट विद द अपोनेंट, जो अपोनेंट है उसके साथ भी बातचीत करना, जैसे कि ब्रिटिशर्स के साथ गांधी जो है उसमें बात करते थे, उनके साथ भी डिस्कशन करते थे और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे भी जोर होता था उनका। सत्याग्रह वगैरह, सत्याग्रह में क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। और बाकी जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ भी वो बातचीत करते थे, तो दोनों चीज़ें होती थी। इसका उनका जो अप्रोच था, इस तरीके से हम उसको देख सकते हैं। अभी एक एक करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग। क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग, इसका मतलब क्या होता है कि जो मूवमेंट है या जो सोशल एक्शन किया जा रहा है, ओके, उसका और साथ ही साथ जो लीडरशिप है, उन दोनों की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। मतलब एक गुडविल गेस्चर डेवलप करना टुवर्ड्स द अपोनेंट, टुवर्ड्स द कम्युनिटी। कम्युनिटी भी उस चीज़ को समझे, उसको अंडरस्टैंड करे कि जो लीडर है या जो मूवमेंट है या जो सोशल एक्शन लिया जा रहा है वो सही कार्य के लिए है, ओके, ताकि उसको रिकग्निशन मिलेगी, लोग उसको जानेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, अपोनेंट भी और जो फॉलोअर्स हैं या जो लोग हैं वो भी, ओके। तो इसलिए उन्होंने नॉन वायलेंट का तरीका अपनाया, उन्होंने डायरेक्टली ट्रुथ की बात की, तो उसके माध्यम से उन्होंने क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग डेवलप की, ओके। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि हमारा जो मूवमेंट है, हम कोई भी मूवमेंट कर रहे होते हैं वो पीसफुल होता है, उसमें किसी प्रकार का वायलेंस नहीं है, मोरली सही है, समाज के भले के लिए हम बात कर रहे हैं, करेक्ट है। तो ये सभी की सभी चीज़ें कहीं ना कहीं किसी भी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती है, सोशल एक्शन लेने के लिए मदद करती हैं। उससे क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग होती है उस लीडर की और साथ ही साथ उस पूरे के पूरे सोशल एक्शन या मूवमेंट की, ओके। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही गांधी जी के द्वारा मूवमेंट स्टार्ट किया जाता था, प्रोटेस्ट किया जाता था, मार्च किया जाता था, अगर उसमें जैसे वायलेंस होता था वो उसको रोक देते थे। तो उनका जो अप्रोच ऐसा था कि पीसफुल तरीके से मूवमेंट को आगे बढ़ाना है या कोई भी मार्च या आंदोलन करना है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन।
प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन का मतलब होता है कि लोगों को कन्विंस कर देना, लोगों को, गवर्नमेंट को या सिस्टम को जो है कि हमारा जो मूवमेंट है, हमारा, हम वॉट एवर वी आर टेकिंग द सोशल एक्शन, वो सही है, वो मोरली सही है, कुछ गड़बड़ नहीं है, सो दैट कि जो है सोशली एक्सेप्टेबल हो लोग उसको एक्सेप्ट करें, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल हो और मोरली एक्सेप्टेबल हो। क्लियर? जैसे बात करते हैं सर्वधर्म संभाव, धर्म की उन्होंने बात की, तो जब भी वो इसी प्रकार का कोई आंदोलन या मार्च करते थे तो कहीं ना कहीं उसमें वो रिलीजियस एंगल डाल देते थे, और सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए, ताकि वो समाज के अंदर भी एक्सेप्टेबल हो और बाकी जो सिस्टम है वो भी उस पर कुछ बोल ना पाए, क्योंकि मोरली सही है, वो गलत नहीं है। ओके, थियोलॉजिकल और रिलीजियस अप्रोचेस का यूज़ करना किसी मूवमेंट के अंदर, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि जो है वो किसी तरीके से अगेंस्ट नहीं है किसी के भी धर्म की बात करना, रेजिस्टेंस की बात करना। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटाइजेशन। ड्रामेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों को, मतलब एक होता है ना, आपने देखा होगा रैली वगैरह में जो नेता होते हैं बहुत बड़ी बड़ी अपील करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन्स तैयार करते हैं स्पीचेस के अंदर, और डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्टिक्स हैं जो टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि लोगों को जोड़ पाए, वो लोगों से कनेक्ट हो पाए, उनको अटेंशन मिले समाज से, लोगों से, मीडिया से। तो जो इमोशंस होते हैं उनसे उनसे जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्टली लोगों के साथ, तो इस तरीके से उनके जो स्लोगन्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, वो लोगों से कनेक्ट हो पाए। ठीक है, इमोशनल अपील करना, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया, तो ये काइंड ऑफ स्लोगन है जिसको यूज़ किया गया। जय हिंद, ये डेवलप किया गया था ताकि एक काइंड ऑफ सेंस ऑफ यूनिटी डेवलप हो, सेंस ऑफ अर्जेंसी डेवलप हो मासेस के अंदर। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये क्या है? ये आपका एक स्लोगन है जिसके माध्यम से लोगों के अंदर एक गुस्सा भड़काना और साथ ही साथ लोगों को जोड़ना एक साथ, ठीक? ये जो है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रामेटाइजेशन। तो इन सभी चीज़ों का आज भी यूज किया जाता है। ये तो पहले तो ये था कि देश को आज़ाद कराने के लिए इस तरीके के स्लोगन्स या लोगों को जोड़ने के लिए, इमोशनली कनेक्ट करने के लिए स्लोगन बनाए जाते थे, लेकिन आज के नेता भी इसी तरीके के स्लोगन बनाते हैं कि लोगों को कनेक्ट करने के लिए, वो अपने फ़ायदे के लिए। ओके, नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल स्ट्रैटेजी। मल्टीपल स्ट्रैटेजी का मतलब है कि कई प्रकार की स्ट्रैटेजी का सहारा लेना विद इन दी सिंपल मूवमेंट, सिंपल सोशल एक्शन। मल्टीपल स्ट्रैटेजी, ताकि एक बेहतर इम्पैक्ट हो उस मूवमेंट का, उस सोशल एक्शन का। क्योंकि अगर एक ही हम अप्रोच अपनाएंगे, एक ही मेथड अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सो मल्टीपल स्ट्रैटेजी अपनाना, एजुकेट करना, लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, परसुएट करना, फैसिलिटेट करना, लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर के चर्चा करना, बात करना, परसुएशन। ओके, और क्या क्या हो सकती है मल्टीपल स्ट्रैटेजी? एक और हो सकता है प्रोटेस्ट करना, एक तो आपका ये हो गया पीसफुल प्रोटेस्ट जो कि गांधी जी करते थे, कि भाई डायलॉग भी, डिस्कशन भी होगा, डायलॉग एंड नेगोशिएशन। डायलॉग नेगोशिएशन किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट किसके साथ? लोगों के साथ मिल करके। ओके, जैसे कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी आल्सो पार्टिसिपेटेड। तो ये क्या है? डिप्लोमेटिक तरीका है। ओके, दूसरे के साथ साथ वो क्या करते हैं? सत्याग्रह भी कर रहे हैं। तो सत्याग्रह क्या है? नॉन वायलेंट तरीका। सो दे आर यूजिंग मल्टीपल टेक्निक, मल्टीपल स्ट्रैटेजी just to influence the or to have the great impact of the social action. ओके, अगेन उसी ये जो नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ डुअल अप्रोच। डुअल अप्रोच का मतलब है कि अलग अलग तरीके की जो स्ट्रैटेजी है, एंगेजमेंट है, उनका हम सहारा ले रहे हैं, कन्फ्रंटेशन भी कर रहे हैं और डायलॉग भी कर रहे हैं, डिस्कशन भी कर रहे हैं।
तो ये डुअल अप्रोच हो गया। देखो डुअल अप्रोच का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी मूवमेंट आगे बढ़ाना है, कोई भी सोशल एक्शन लेना है, तो अलग अलग अप्रोच हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका मल्टीपल स्ट्रैटेजी के अंदर आ जाता है। और डुअल अप्रोच का मतलब होता है दोनों प्रकार की अप्रोच। मूवमेंट बढ़ाने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो आप कन्फ्रंटेशन कन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, या तो डायलॉग करो सरकार के साथ, सरकार से आप बात कर सकते हो, या फिर उनके अगेंस्ट में खड़े हो सकते हो। तो दोनों अप्रोच हम अपना रहे होते हैं, उसको डुअल अप्रोच बोलते हैं। एक तो फॉर्मल नेगोशिएशन और दूसरा नॉन वायलेंट तरीका। सर राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल डुअल अप्रोच में आएगा? हाँ बिल्कुल आ सकता है। देखो वो उसमें भी आ सकता है। मल्टीपल स्ट्रैटेजी का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल स्ट्रैटेजी मतलब होता है कि आप स्ट्रैटेजी बहुत सारी यूज़ कर रहे हो। डुअल अप्रोच का मतलब है कि दो तरीके से आप अपने सोशल एक्शन को आगे बढ़ा रहे हो, मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हो। एक तो होता है आपका कि नेगोशिएशन के माध्यम से आप सरकार से बात करते हो, जो सिस्टम है उससे बात करते हो, तो एक वो तरीका हो गया, एक अप्रोच हो गया। दूसरा हो गया उसका जस्ट अपोजिट, कि आप मतलब कन्फ्रंटेशन कर रहे होते हो, कि जैसे कि आंदोलन कर देना। तो आंदोलन क्या, वो भी एक तरीका है, वो भी उसके माध्यम से भी आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हो या सोशल एक्शन करना चाहते हो। सो दे हैव डिफरेंट, मतलब डुअल अप्रोच आप अपना रहे हो। तो जो जो आप बात कर रहे हो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, वो आपका दोनों में आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपने इसके अलावा और भी चीज़ें की, जैसे कि आप लोगों को अवेयर किए, जागरूक किए, एजुकेशन के माध्यम से परसुएशन स्ट्रैटेजी आपने अपनाई लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। साथ ही साथ जो अपोनेंट है, जो ब्रिटिशर्स हैं, उस उनके साथ भी आप एक काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक डायलॉग डिस्कशन कर रहे हो। तो डिप्लोमेटिक तरीका वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया। क्लियर? तो डुअल अप्रोच है आपका एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंगेजमेंट, कि कैसे आप इंगेज रहो। जैसे डायलॉग हो गया, इससे इसके माध्यम से इंगेज होते हो, दूसरा हो गया कन्फ्रंटेशन, इसके माध्यम से इंगेज होते हो, क्योंकि दोनों से ही आप अपना गोल अचीव करना चाहते हो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनीफोल्ड प्रोग्राम। मैनीफोल्ड प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ? मैनीफोल्ड प्रोग्राम का मतलब होता है कि जब भी मास मोबिलाइजेशन किया जाता है ना, तो इस चीज़ को ध्यान रखा जाता है, या इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं कि जो कम्युनिटी है ना, उनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो उनकी अपनी अपनी समस्याएं होंगी, अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, उनकी अपनी नीड्स होंगी। तो वाइड रेंज ऑफ नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम मास मोबिलाइजेशन करते हैं। उसमें आपकी सोशल प्रॉब्लम आ गया, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई, पॉलिटिकल इशू आ गए, क्योंकि सबके एक जैसे तो इशू होंगे नहीं, है ना, अलग अलग तरीके के इशू हो सकते हैं। तो इस ऐसी अप्रोच को अपनाना, इस तरीके का मास मोबिलाइजेशन कराना, जिसमें वाइड रेंज ऑफ समस्याएं, वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स को हम कवर कर पाएँ कम्युनिटी की, तभी वो जो है कहीं ना कहीं मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा। ओके, जैसे गांधी जी बात करते थे स्वदेशी मूवमेंट। ओके, स्वदेशी मूवमेंट का मतलब इसमें दो चीज़ हो गई थी। एक तो है कि आपको बाइकआउट करना है, कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं, सामान है उनका, उसको बाइकआउट करेंगे, इकोनॉमिक लॉस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरा है कि आपको, जब हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं सेल्फ रिलायंस बनना है, खुद के ही कपड़े बनाने हैं। खादी खादी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो ये आपका सेल्फ रिलायंस हो गया। इससे क्या है, कम्युनिटी के अंदर एक कम्युनिटी फीलिंग बिल्डअप होगी, मतलब एक लोग इकट्ठे होंगे। तो ये दूसरा तरीका हो गया। इस तरीके से जहाँ पर हम मल्टीपल चीज़ों को एक साथ लेकर के आते हैं, मल्टीपल इशू को एड्रेस कर सकते हैं थ्रू दी मास मोबिलाइजेशन, उसको बोलते हैं मैनीफोल्ड प्रोग्राम। सो वी आर लाइक डेवलपिंग द प्रोग्राम दैट एड्रेस द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इश्यूज साइमल्टेनियसली, साथ साथ। क्लियर? बोलिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल एक्शन। इसको बोलते हैं सर्वोदय सोशल एक्शन। दैट इज आल्सो अगेन इंस्पायर्ड बाय द गांधीयन फिलोसफी। ओके,
ये किसके द्वारा दिया गया? सिद्दीकी के द्वारा। इसकी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, आपको बताने हैं। तो बेसिकली इनके द्वारा कहा गया कि जो सर्वोदय स्ट्रैटेजी है उसका हम यूज़ करेंगे किसी मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए जो कि गांधी जी की फिलॉसफी पर आधारित है। क्या क्या है बताइए? प्रचार, प्रचार प्रसार करना, पब्लिसिटी करना, प्रोपेगेंडा, लोगों को अवेयर करना, सर्वोदय का मतलब क्या होता है? सर्वोदय मतलब होता है सर्व, सबका उदय, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सभी का। ओके, तो ये जो मॉडल है ये फोकस करता है कि सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव अगर लाना है तो थ्रू दी नॉन वायलेंस गांधीयन अप्रोच को अपनाना है और कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स के माध्यम से, ताकि समाज के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी वेलबींग प्रमोट हो, अच्छा हो। और साथ ही साथ हम फोकस करेंगे कम्युनिटी वर्क पर, कम्युनिटी सर्विसेज पर, कॉपरेशन कोलेब्रेशन पर, सोशल जस्टिस पर। यही जो है सर्वोदय का मेन पर्पज़ है। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ये जो है स्टेप, पहला आपका प्रचार प्रसार। देखिए प्रचार प्रसार का मतलब होता है ना कि अवेयरनेस फैलाना, इन्फॉर्मेशन शेयर करना लोगों के साथ, समस्याओं के बारे में, उनकी नीड क्या है, उसको कैसे बदल सकते हैं, उसके बारे में लोग, जैसे मीडिया के माध्यम से या पोस्टर्स के माध्यम से, फ्लेयर्स के माध्यम से, ये सभी टूल होते हैं विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, सोशल इशू को लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। दूसरा होता है परिचय। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, इसको हिंदी में बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि मूवमेंट के बारे में बेसिकली आइडिया क्या है सोशल एक्शन, उसके बारे में, और लोगों को इंगेज करने के लिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं उस इशू को, लीडरशिप को, जो लीडर है और जो विज़न है उसका और जो मूवमेंट है, उस सबको लेकर के जाते हैं लोगों के सामने, ताकि एक ट्रस्ट बिल्डअप हो, क्रेडिबिलिटी बिल्डिंग हो, जो मैं पहले बात कर रहा था, उसको बोलते हैं परिचय। तीसरा है अध्ययन। अध्ययन भी एक तरीका है। अध्ययन का मतलब होता है कि स्टडी करना, इशू को लेकर के, जो भी सोशल इश्यूज़ हैं उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, लोगों की नीड्स कैसे फुलफिल हो सकती हैं, तो उसके बारे में प्रॉपर तरीके से स्टडी करना। स्टडी मतलब होता है कि कम्युनिटी को समझना, कम्युनिटी की नीड को समझना, उनकी प्रॉब्लम को समझना। ओके, लोगों से बात करके या किसी भी तरीके से, दैट इज़ द अध्ययन। नेक्स्ट है सहवास। सहवास का मतलब होता है एसोसिएशन, लोगों से जुड़ना, कनेक्ट होना। दैट मोर फोकस ऑन दी कॉपरेशन, कॉपरेशन बढ़ाना, सॉलिडारिटी बढ़ाना, ग्रुप के अंदर साथ में काम करना, वर्किंग टुगेदर। ओके, जैसे खादी मूवमेंट है, तो खादी मूवमेंट इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ एसोसिएशन, जिसके माध्यम से इंडियन मासेस को जोड़ा गया कि भाई जो है अपना खुद का कपड़ा होना चाहिए, और हम जो ब्रिटिश टेक्सटाइल उसको हम रेसिस्ट करेंगे, उसको नहीं परचेज करेंगे, इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस तक आगे बढ़ना। दैट इज़ अ सहवास, एसोसिएशन, जुड़ना। सेवा, सेवा मतलब सर्विसेज, सेल्फलेस सर्विस, को जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सर्विस देना, सेल्फलेस सर्विस। नेक्स्ट क्या है? प्रतिकार। प्रतिकार मतलब रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जो अपोजिट ऑपरेसिव फोर्सेस हैं उसके अगेंस्ट में खड़े होना, रेसिस्ट करना, या जो सिस्टम है, अनजस्ट सिस्टम है, उसके लिए सोशल एक्शन लिया जा रहा है, या जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में हम खड़े होंगे, तो उसको बोलते हैं रेसिस्ट करना, प्रतिकार करना। प्रतिकार कई तरीके से होता है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, नॉन वायलेंस तरीका अपना सकते हैं, नॉन वायलेंस रेसिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जैसे साल्ट मार्च 1930 में गांधी के द्वारा किया गया। तो ये क्या था? जो ब्रिटिशर्स के द्वारा टैक्स लगाया जा रहा था वंदे साल, उस चीज़ को, उसके अगेंस्ट में ये रेसिस्टेंस क्रिएट किया गया। इसी तरीके से कोई भी, उसको बोलते हैं प्रतिकार करना, रेसिस्ट करना, जो अनजस्टिस है, जो ठीक नहीं है, उसके अगेंस्ट में खड़े होना, जो ऑपरेसिव फोर्सेस है उसके अगेंस्ट में खड़े होना।
7 संरचना। संरचना मतलब होता है कि एक काइंड ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क करना मिल करके। नेक्स्ट है विल्डिंग दी क्लाइमेट ऑफ चेंज, मतलब माहौल बनाना, इस तरीके से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि लंबे समय तक चले। सामाजिक बदलाव जो है धीरे धीरे होता है, टाइम लगता है, तो इस तरीके से एक मोमेंटम बिल्डअप करना कि जो पीसफुल भी हो, लोगों को यूनाइट भी करे और लंबे समय तक चले। दैट इज बिल्डिंग अ क्लाइमेट ऑफ चेंज, बदलाव का माहौल क्रिएट करना। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट कई प्रकार के हो सकते हैं, इसमें से कुछ मूवमेंट हम लोग यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि एक्सप्रेसिव मूवमेंट। एक्सप्रेसिव मूवमेंट क्या होता है? एक्सप्रेसिव, जब लोग पावरलेस फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, और या वो खुश नहीं, फ्रस्ट्रेटेड है सिस्टम से या सरकार से, गवर्नमेंट से, इंस्टीट्यूशन से, ओके, तो वो उसकी बात करते हैं। एक्सप्रेसिव का मतलब क्या है कि वो जो असंतोष है सरकार के अगेंस्ट में, सिस्टम के अगेंस्ट में, जो डिससेटिस्फैक्शन है, उसको जाहिर कर रहे हैं, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन मूवमेंट। दैट इज मोर सेल्फ एक्सप्रेशन। अपने जो इमोशंस हैं उसको जाहिर करना, अपने जो एक्शंस हैं उसके जाहिर, उसके माध्यम से, या जो फ्रस्ट्रेशंस है, ओके। ज़रूरी नहीं कि उससे वो बदलाव चाह ही रहे हो, मतलब चाहे चेंज हो ही जाएगा, लेकिन वो उस चीज़ को जाहिर कर रहे हैं कि बेसिकली वो खुश नहीं है, कि वो एक्सप्रेशन मूवमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी, वो आपका एक एक्सप्रेशन मूवमेंट ही है, ऑनलाइन है, क्योंकि वो क्या दिखाता है, वो भले पार्टी बने या ना बने, लेकिन वो इस चीज़ को दिखाता है कि जो यूथ है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं अभी परेशान है, और इसी वजह से वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि सरकार से या सिस्टम से, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं चल रहा है, सो दे आर जस्ट अपोजिंग दैट वन। तो ये एक्सप्रेशन है। क्लियर। दूसरा है माइग्रेटरी, और भी इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो हिप्पी मूवमेंट था, ठीक है, वो भी आपका एक एक्सप्रेसिव मूवमेंट था, बिकॉज दे अडोप्ट द डिफरेंट लाइफ स्टाइल, और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स होते हैं उसको उन्होंने प्रमोट किया। दैट इज़ द एक्सप्रेस मूवमेंट। तो जब भी कोई समुदाय या कम्युनिटी या लोग अपने जो है सिस्टम से या गवर्नमेंट से खुश नहीं होते हैं, असंतोष होते हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं बाय डिफरेंट मीन्स। दूसरा होता है माइग्रेटरी, माइग्रेटरी मूवमेंट। माइग्रेटरी मूवमेंट जब बड़े स्केल पर लोग या कम्युनिटी मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पर, ड्यू टू डिससेटिस्फैक्शन, या करंट कंडीशन वहाँ की अच्छी नहीं होती है, या लोगों को परेशान किया जाता है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया के अंदर भी वो आसपास की कंट्री से लोग आ जाते हैं, बांग्लादेश से या म्यांमार से, तो वो माइग्रेटरी मूवमेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक दो लोग आ रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं, है ना, तो वो आपका एक माइग्रेटरी मूवमेंट कहलाएगा। ओके, जैसे कि जूइश मूवमेंट, वो भी एक एग्जाम्पल है, वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए मूव करे और एक देश बना इजराइल, तो वो भी आपका एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से कोई भी जब नई लोकेशन पर लोग जा रहे होते हैं बड़े स्केल पर, इस विश्वास के साथ कि जब नई जगह पे जाएंगे तो वहाँ पर उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बेहतर लाइफ स्टाइल होगी, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी उम्मीद है, वो उस पर जो है बेहतर तरीके से जी पाएंगे। तो वो माइग्रेटरी मूवमेंट कहलाता है कि दे आर जस्ट डिजायर फॉर द बेटर फ्यूचर, दैट इज माइग्रेटरी मूवमेंट। नेक्स्ट है यूटोपियन मूवमेंट।
यूटोपियन मूवमेंट का मतलब क्या होता है? एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की उम्मीद करना, एक ऐसा वर्ल्ड जिसमें पूर्ण रूप से इक्वालिटी हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, जैसे कि सर्वोदय मूवमेंट। सर्वोदय मूवमेंट क्या है? सर्वोदय का मतलब होता है अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाज के अंदर कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत हिरार्की बनी रहेगी और सब लोग बराबर तो शायद हो ही नहीं पाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं यूटोपियन मूवमेंट, क्योंकि एक बात करता है आइडियलिस्टिक वर्ल्ड की, एक ऐसा दुनिया जो सबके लिए समान हो, सबके लिए अच्छी हो। ओके, तो ये इसको बोलते हैं यूटोपियन मूवमेंट। नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरी रेवोल्यूशन, क्रांतिकारी मूवमेंट। क्रांतिकारी मूवमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पर हम ओवरथ्रो करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम को, जो पॉलिटिकल सिस्टम बना हुआ है या जो सोशल सिस्टम बना हुआ है, जो कि इनक्वलिटी प्रमोट करता है, रेसिज्म प्रमोट करता है, कास्टिज्म प्रमोट करता है, या पॉलिटिकल सिस्टम जो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ को दबाता है। तो हम इसको बदलाव करना चाहते हैं, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं, उसके लिए क्रांति, रेवोल्यूशन। ओके, वी वांट टू ओवरथ्रो दिस सिस्टम एंड वी वांट अल्टरनेटिव। तो कब होगा ये? तभी होगा जब समाज के अंदर लोग जुड़ेंगे, मूवमेंट, रिफॉर्म आएगा, बदलाव आएगा, क्रांति होगी। तो दुनिया भर में बहुत सारी क्रांति हुई। वो एग्जाम्पल है हमारी कि किस तरीके से उन्होंने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था, जैसे कैपिटलिज्म है, इम्पीरियलिज्म है, उसको उन्होंने उखाड़ फेंका और नया समाज बनाया, नया सिस्टम बनाया, जिसके अंदर डेमोक्रेसी आई, सोशलिज्म आया और इनक्वलिटी को, ऑपरेशन को एड्रेस किया गया। दैट इज अ रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। नेक्स्ट है रिफॉर्म मूवमेंट। सेकेंड, ये क्या हो गया? रिफॉर्म मूवमेंट क्या होता है? रिफॉर्म मूवमेंट बात करता है बदलाव की, ग्रेजुअल चेंज की। समाज के अंदर बहुत सारी समस्या होती है, हम चाहते हैं कि उसमें बदलाव आए। ठीक है, जैसे कि अनटचेबिलिटी, इसको ख़त्म किया जाए, अबोलिश। तो धीरे धीरे होता है, अचानक से तो सरकार अगर कानून बना भी देगी तो भी नहीं होगा, समाज के अंदर बदलाव धीरे धीरे आएगा। जैसे कि सती प्रथा, या जैसे डॉरी, डॉरी प्रोविजन एक्ट बन गया लेकिन डॉरी खत्म हो गई, नहीं हुई, बदलाव धीरे धीरे आएगा, रिफॉर्म आएगा, चेंजेस आएंगे, सरकार कानून बनाएगी। इसी तरीके के मूवमेंट होते हैं। पॉलिसी के माध्यम से बदलाव करने की बात की जाती है, एडवोकेसी की जाती है कि कोई भी पर्टिकुलर इशू है, समस्या है, उसको हम कैसे धीरे धीरे करके बदलें, वो रिफॉर्म मूवमेंट की बात करता है। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस मूवमेंट। रेसिस्टेंस मूवमेंट का मतलब होता है कि रेसिस्ट करना, किसी प्रकार के चेंज को रेसिस्ट करना। अगर कोई चेंज ऐसा है जो कि फेवरेबल नहीं है लोगों के लिए, उनको लग रहा है कि ठीक नहीं है इस प्रकार का बदलाव, तो रेसिस्ट करते हैं। जैसे सरकार के द्वारा 3 कानून बनाए गए थे फार्मर्स के, तो उसको लेकर के आंदोलन शुरू हो गया, फिर बाद में सरकार को वापस लेने पड़े। तो वो जो बदलाव हो रहा था जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो वो उसको बोलेंगे रेसिस्टेंस मूवमेंट। इसी तरीके से इम्पोजिशन ऑफ हिंदी इन दी साउथ इंडिया, तो वो रेसिस्ट करते हैं। ओके, तो ये हमारा आएगा इसके अंदर, रेसिस्टेंस मूवमेंट की बात करते हैं कि उनकी अपनी लोकल आइडेंटिटी है, लोकल लैंग्वेज है, उसको वो पढ़ेंगे, समझेंगे, बोलेंगे। तो अगर उनको इम्पोज किया जाएगा किसी भी दूसरी लैंग्वेज को, तो वो आपका कहलाएगा रेसिस्टेंस मूवमेंट। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट की, कुछ थ्योरी भी देख लेते हैं। थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? देखिए, थ्योरी सोशल मूवमेंट का पढ़ने का मतलब यहाँ पर है कि कोई भी सोशल मूवमेंट को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, कैसे मूवमेंट आगे बढ़ेगा, कैसे डेवलप होगा, उसका क्या वास्तविक इम्पैक्ट होने वाला है समाज के अंदर, सो कलेक्टिव एक्शन लेने से,
तो ये जो थ्योरी है बेसिकली आपको मदद करती है हेल्प करने की, समझने के लिए कि कैसे सोशल मोबिलाइजेशन होता है, किस तरीके से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चरल। तो उस सब चीज़ को जानने के लिए हम लोग थ्योरी पढ़ रहे होते हैं इन दी सोशल मूवमेंट। पहला आपका है डेप्रिवेशन थ्योरी। डेप्रिवेशन थ्योरी क्या है? दो प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन, दूसरा होता है रिलेटिव डेप्रिवेशन। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लोगों के पास बेसिक चीज़ें भी नहीं है, बेसिक कम्युनिटीज़ भी नहीं है, रोटी कपड़ा और मकान, फूड शेल्टर, ठीक है, इनकम कुछ भी नहीं है, तो गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो ये कहलाएगा एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। या जब लोग महसूस करें कि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो इससे क्या होगा, समाज के अंदर सोशल अनरेस्ट डेवलप होगा, लोग मोबिलाइज करेंगे, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन। दूसरा होता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है कि जब लोग फील करते हैं, व्हेन दे फील ऑफ डेप्रिवेशन, कि दैट इज डेप्राइव्ड फ्रॉम द रिसोर्सेज एंड फ्रॉम द प्रिविलेजेस, व्हेन वी कंपेयर विद द अदर, जब वो कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, कि समाज के अंदर एक हिस्सा ऐसा है कि जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उनके पास ज़्यादा अधिकार हैं, तो लोग फिर उनको ऐसा महसूस होता है कि शायद उनके अगेंस्ट में कहीं ना कहीं इनक्वालिटी फेस कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं। जब वो ऐसा परसीव करेंगे तो उसको बोलते हैं रिलेटिव डेप्रिवेशन, कि बेसिक चीज़ें उनके पास हैं, मतलब, लेकिन जैसे कि होता है ना कि भाई आपके पास एक बाइक है, दूसरे के पास अगर कार है तो आपको महसूस होगा कि यार उसके पास कार है, मेरे पास बाइक ही है, लेकिन बाइक भी सफिशिएंट है ना। लेकिन आप दूसरे की महंगी कार देख करके अगर ऐसा महसूस कर रहे हो कि यार मेरे पास नहीं है, तो ये कहलाएगा आपका रिलेटिव डेप्रिवेशन। और इस प्रकार के दूसरे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि सिविल राइट मूवमेंट होते हैं, सिविल राइट मूवमेंट, ओके, कास्ट बेस्ड मूवमेंट है, या फेमिनिस्ट मूवमेंट। ये क्या है, ये बात करते हैं कि जैसे सिविल राइट मूवमेंट बात करता है कि एक ही समाज के अंदर लोगों को बराबर हक नहीं है, जो ब्लैक पीपल हैं दे डोंट हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, उनके पास बराबर अधिकार नहीं है, तो ये क्या है, ये आपका सिविल राइट मूवमेंट हो गया। जैसे कास्ट बेस्ड मूवमेंट है, तो उनको ऐसा अगर महसूस हो रहा है कि समाज के अंदर उनको बराबर स्टेटस नहीं है, सोशल स्टेटस, तो वो आपका भी डेप्रिवेशन, रिलेटिव डेप्रिवेशन में आएगा। या फेमिनिस्ट मूवमेंट, तो ये कहलाएंगे हमारे रिलेटिव डेप्रिवेशन में। स्ट्रक्चर, उसके बाद दूसरा है आपका स्ट्रक्चर रिस्ट्रेन थ्योरी। ये दिया गया किसके द्वारा, नेल्सन के द्वारा, नेल स्मेल्सर। ओके, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ थ्योरी। ये बोलते हैं कि कोई भी मूवमेंट आगे तभी बढ़ेगा, सोशल मूवमेंट विल अराइज ओनली व्हेन देयर इज अ ब्रेकडाउन इन द सोशल स्ट्रक्चर, या उसमें तनाव होगा, उसमें खिंचाव होगा, उसमें स्ट्रेन होगा। तो ये कुछ 6 स्टेप बताते हैं। दीज आर द 6 फैक्टर्स, 6 स्टेप्स दैट इज नेसेसरी फॉर एनी मूवमेंट टू डेवलप, टू इमर्ज। किसी मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए 6 होना चाहिए। पहला है कि प्रॉब्लम, समस्या होनी चाहिए ना, मूवमेंट क्या करोगे अगर समस्या ही नहीं होगी। डेप्रिवेशन होना चाहिए, लोगों को कुछ चीज़ की कमी महसूस होनी चाहिए। ओके, जैसे गरीबी है, अभी प्रेजेंट टाइम में बेरोजगारी है, ठीक है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, इनक्वालिटी, ये क्या है, ये समस्या है, डेप्रिवेशन। तो ये फैक्टर होना चाहिए। दूसरा है रिकग्निशन, कि लोग उसको रिकॉग्नाइज करें कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, कि मतलब कुछ ना कुछ लोग अफेक्टेड होना चाहिए ना। जैसे कि अभी देख रहे हैं कितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन है, तो लोग उस चीज़ को समझें, वो अफेक्टेड हैं। जो लोग अफेक्टेड हैं वो यहाँ पर आएगा आपका रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। बेसिकली जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स या ग्रुप है या सोसाइटी या कम्युनिटी है, वो उस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं कि प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। जो फेस नहीं करेगा तो उसको पता नहीं चलेगा ना, तो जो फेस करेंगे जो लोग, वही उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो देयर इज़ रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम।
करप्शन है, सबको पता है, लेकिन जो लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं या जिनको पैसा देना पड़ा या करप्ट है, वो उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। या जिन लोगों से पैसा लिया गया, जैसे कि मान लो कोई काम कराने गए आप सरकार, मतलब किसी और गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर, और आपको पेमेंट करना पड़ा, पैसा देना पड़ा अंडर टेबल, तो आप विक्टिम है, या बोल सकते हैं कि आपने पैसा दिया है तो आपको पता है। तो दैट इज़ कॉल्ड रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम। डेवलपमेंट ऑफ एन आइडियोलॉजी, विचारधारा। आइडियोलॉजी क्या होती है? जहाँ पर बहुत सारा ग्रुप, बहुत सारा एक बड़ा सा समुदाय, समूह एक ही प्रकार के विचार को जो आगे बढ़ाता है या उसी तरीके से सोच रहा होता है, तो दैट इज द आइडियोलॉजी। कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो इस एक प्रकार की आइडियोलॉजी होनी चाहिए। नेक्स्ट है इवेंट और ट्रिगर। कुछ एक दो ऐसी घटनाएं जो कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ा दें या माहौल बना दें, है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रिगर होना, या कोई इवेंट घटना, या कोई अचानक से ऐसी घटना घट जाना जो कि कहीं ना कहीं पूरे एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करती है। कैटलिस्ट जो होता है ना, तो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि कैटलिस्ट की तरह काम करे। तो अभी जो अभी हम लोग बात कर रहे थे इसकी कॉकरोच पार्टी की, तो ये क्या है? जैसे कि सीजीआई के द्वारा बोला गया है कि यूथ कॉकरोच की तरह। अब उन्होंने क्या बोला नहीं बोला, बट लोगों ने उसको किस तरीके से लिया, वो अचानक से एक इवेंट या एक ट्रिगिंग पॉइंट हो गया और अचानक से लोग भड़क गए। तो ये क्या है? ट्रिगिंग पॉइंट या इवेंट, ऐसी घटना घट जानी जिसके माध्यम से वो एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और मूवमेंट अचानक से बढ़ जाएगा। ओके, अब ये तो यहाँ तक हो गया। नाउ वेदर द गवर्नमेंट और द सोसाइटी एक्सेप्टेबल और ओपन फॉर दिस और नॉट, ये भी एक चीज़ होती है। क्या 1 सेकेंड, क्या हो रहा है? नेक्स्ट, ओपननेस ऑफ सोसाइटी और द गवर्नमेंट। मतलब ये कि समाज और सरकार दोनों के दोनों ओपन होने चाहिए, खुले होने चाहिए बदलाव के लिए, मूवमेंट के लिए। और लास्ट आएगा आपका मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए, कोई भी मूवमेंट आगे तभी बढ़ता है जब उसके पास लोग हो, पावर हो, पैसा हो, रिसोर्सेस हो, तभी हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? एक और थ्योरी है, दैट इज अ पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी बात करती है कि सोशल मूवमेंट और जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो उसको कैसे परसीव कर रहे हैं सोशल मूवमेंट को। अगर सरकार जो है, गवर्नमेंट इस तरीके की ओपन है, ओपन का मतलब है कि सरकार टॉलरेंट है, वो किसी तरीके के अगर देश के अंदर मूवमेंट होता है, आंदोलन होता है, मार्च होता है, तो उस चीज़ को वो डिसमेंटल नहीं करते हैं, दे आर ओके। तो ये जो इस प्रकार के मूवमेंट आगे बढ़ जाते हैं। अगर सरकार ओप्रेसिव नेचर की है, रिप्रेसिव है, वो किसी प्रकार के मूवमेंट को अप्रिशिएट नहीं करते, उसको दबा देंगे, बंद कर देंगे, पुलिस फोर्स का यूज़ करके वो कहीं ना कहीं उसको ख़त्म कर देंगे, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो दो प्रकार के तरीके से अगर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जैसा है उसके अकॉर्डिंगली सोशल मूवमेंट आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। ओके, और भी है नए न्यू सोशल मूवमेंट। न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी आज के समय की अगर बात करें तो जो जनरली मूवमेंट होते हैं वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बेस्ड होते हैं। आइडेंटिटी को लेकर के, जैसे फेमिनिस्ट मूवमेंट, और क्या एग्जाम्पल हो सकता है? एथनिसिटी को लेकर के अगर मूवमेंट चला जा रहा है तो एथनिक मूवमेंट हो गया। जेंडर बेस्ड मूवमेंट है, LGBTQ राइट्स। तो कोई भी आइडेंटिटी बेस्ड मूवमेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं
आपका आएगा न्यू सोशल मूवमेंट के अंदर। क्लियर है? बोलिए। एक और इम्पोर्टेंट थ्योरी है, उसको पढ़ लेते हैं, दैट लास्ट हो जाएगा। स्टेज ऑफ सोशल मूवमेंट गिवन बाय हॉर्बर्ट, ये इम्पोर्टेंट एग्जाम में एक दो बार आया हुआ है, ब्लमर। पहला स्टेज होता है सोशल फर्मेंट का, मतलब इमर्ज होना, इमरजेंस, बिगनिंग, कि जब लोग नोटिस करना स्टार्ट कर दें, जब लोग फील करना स्टार्ट कर दें, महसूस करें कि देयर इज नीड फॉर, कुछ होना चाहिए, कुछ बदलाव होना चाहिए, कोई समस्या है, प्रॉब्लम है, तो उसको बोलते हैं सोशल फर्मेंटेशन। लोगों के दिमाग के अंदर बात हो, स्टार्ट हो प्रॉब्लम के बारे में कि ये समस्या एग्जिस्ट करती है समाज के अंदर, इस पर लोग बात करें, चर्चा करें। जब लोग बात करना स्टार्ट करते हैं किसी तरीके से, उसको बोलते हैं सोशल फर्मेंट। दूसरा है पॉपुलर एक्साइटमेंट, जब जो इशू है पब्लिक अटेंशन में आ जाता है, मतलब है कि लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं, पीपल स्टार्ट कम टुगेदर, वो ग्रुप वगैरह बनाना शुरू करेंगे, प्रोटेस्ट प्लान करेंगे कि इसे प्रोटेस्ट करना है, या जैसे ऑनलाइन जा कर के हैशटैग कोई भी इशू है उसको लेकर के शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, पॉपुलर एक्साइटमेंट या कोलिशंस। ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग मतलब अभी तक इंडिविजुअल पहला स्टेज था जहाँ पर लोग केवल बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है कि पब्लिक अटेंशन ज़्यादा मिलना शुरू होती है किसी इशू को, जहाँ पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं, ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं, हैशटैग चला देते हैं ऑनलाइन, देन स्टार्ट पुशिंग फॉर द एक्शन, दैट इज द पॉपुलर एक्साइटमेंट। तीसरा है फॉर्मलाइजेशन, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेटाइजेशन। मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर देना। इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए, उनका अपना ऑफिस हो तो बढ़िया है, वेबसाइट, ओके, ट्विटर हैंडल, मतलब ये आज की बातें कर रहे हैं, लीगल टर्म्स, लीगल सपोर्ट होना चाहिए, जैसे एनजीओ वगैरह होता है तो उनके पास सब कुछ है, तो हम उसको फॉर्मलाइज कर देते हैं मूवमेंट को, ताकि हम फंड वगैरह रेज कर पाएँ। पैसा कहाँ से आएगा, फंड भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या डिक्लाइन। दो ही होगा, या तो मूवमेंट आगे बढ़ पाएगा या तो डिक्लाइन कर जाएगा। सक्सेसफुल अगर हो गया तो दे कैन अचीव द गोल, और अगर कहीं ना कहीं पब्लिक के द्वारा इग्नोर कर दिया, सरकार के द्वारा उसको रोक दिया गया, तो वो डिक्लाइन कर जाएगा। तो ये कुछ 4 स्टेप्स हैं जो कि ब्लैमर के द्वारा दिए गए। क्लियर? बताइए। ठीक है, तो हम लोग ये जो है सोशल एक्शन के जो टॉपिक थे इंपॉर्टेंट, उनको डिस्कस कर लिए हैं। आप लोग उसको अच्छे से डिवाइस कर लेना यूनिट 4 को।